मेरे मॉम एंड डैड भी डॉक्टर्स हैं, तो मुझे उतना वो नहीं मिला था, बट हाँ एवरीबडी वाज सो हैप्पी। ऐसा होता है ना कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट पार्ट था, और उस टफेस्ट पार्ट ने आपको लाइफ में कैसे मोल्ड किया? 17 जुलाई को हमारा एग्जाम हुआ था 2022 में, और मुझे एग्जैक्ट डेट याद है 20 मई को मेरे पापा की डेथ हो गई है ना। मेरे पास 1 से 1.5 महीने बचे हैं। अब उस समय वो ये ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ आप ये सोचते हो कि यार यू हैव लॉस्ट एंड सब खो दिया आपने, है ना। उस समय ये दिमाग में नहीं होता है कि मुझे अब नीट निकालना है, कि सब चला जाता है दिमाग से, सब कुछ ब्लैंक हो जाते हो आप। तो एज अ ड्रॉपर इट समझ में नहीं आता, लाइक जब पहला अटेम्प्ट हो जाता है एंड यू डोंट नो अभी क्या करूँ मैं, लाइक फॉर अ मोमेंट आई थॉट बीएससी में चले जाते हैं अगर एमबीबीएस नहीं हो रही है। ड्रॉप लेना, देयर इज नो शेम इन टेकिंग अ ड्रॉप एट ऑल, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो। आपके फ्रेंड्स लाइफ में कहीं पे भी कोई भी कॉलेज ज्वाइन करेंगे, यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? भाई हेलो कर दो सब लोग। सो गाइज, आपसे मिलने आए हैं आज आपके सीनियर्स, ठीक है। सभी लोग एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जो कि एमपी का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है और इंडिया में भी इसकी ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द नेशन, और ये सभी नीट क्रैक करके बढ़िया नंबर्स के साथ क्रैक करके इस मेडिकल कॉलेज में अपनी एमबीबीएस जर्नी, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, बिल्कुल कैंडिड डिस्कशन होगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अपनी स्क्रिप्ट है क्या कोई? कुछ सवाल लिखें बस वो मैंने बताया कि क्योंकि बाद में चीज़ें फैले, उससे अच्छा है कि पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहिए, लेकिन इनके आंसर्स कैंडिड ही होंगे। सच बोलना है, ठीक है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि क्या लगेगा सर को, क्या लगेगा जनता को, क्या लगेगा। जो रियलिटी वो बतानी है, और जो रियलिटी ये लोग बता सकते हैं वो मैं बता भी नहीं सकता, है ना। तो एक बार एक क्विक इंट्रोडक्शन कर देते हैं, आपसे शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम हिमांशु सोनी है और अभी मैं 3rd ईयर एमबीबीएस एनजीएम मेडिकल कॉलेज से कर रहा हूँ। हिमांशु। मेरा नाम सौरभ भारती है, मैं 1st ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और एमजीएम से कर रहा हूँ। मेरा नाम टीना माहौर है एंड मैं 1st ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम भूमि गुप्ता है एंड मैं भी 1st ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। हाँ, मेरा नाम चेतन शर्मा है, मैं भी 1st ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अब जोर से बोलना है थोड़ा, है ना कि तुम्हारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो ठीक है, देखो ये 1 2 3 4 आप चारों लोग 1st ईयर स्टूडेंट हैं, 2024 बैच, और हिमांशु 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको गेम के रूल्स बता देता हूँ। कुछ सवाल होंगे, 2-2 के ग्रुप में आप लोगों से डिस्कशन होगा कुछ मुद्दों पे, कुछ पॉइंट्स पे जो कि स्टूडेंट्स के कॉमन कन्फ्यूजन्स होते हैं। और हिमांशु क्योंकि इनके सीनियर है, मैं जज नहीं कर रहा हूँ गेम को, हिमांशु जज करने वाले, ठीक है। तो हिमांशु रेडी हो? चलो बहुत बढ़िया। रेडी चलो आओ करते हैं गेम शुरू। तो सबसे पहले 2-2 के ग्रुप में आते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाओ, एक बार मैं बच्चों को भी बता दूँ, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। देखिए, अच्छा तुमने ये फिर से डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं, होता है, ये हो जाएगा बैक, है ना। ये पार्ट वैसे भी एडिट हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। तो देखो भाई, हिमांशु सोनी 3rd ईयर, भूमि गुप्ता 1st ईयर, टीना माहौर 1st ईयर, सौरभ भारती 1st ईयर, चेतन शर्मा 1st ईयर। ये 5 लोग हमारे गेम के पार्टिसिपेंट्स हैं। अब आ रहे हैं हम लोग राउंड नंबर 1 पे। तो सबसे पहले 2 लोग आइए। हिमांशु आप तो जज हैं, हाँ, टीना और सौरभ आप लोग इधर आइए, ठीक है। भूमि और चेतन आप लोग इधर आइए, ठीक है। और हिमांशु आप सामने आ जाइए। दिख रहे हैं हम सब लोग? सब दिख रहे हैं ना? ठीक है। तो देखो सबसे पहले सबसे कॉमन कन्फ्यूजन बच्चों का होता है कि भैया कितनी किताबें लगानी है। आप लोग, क्योंकि आप लोग क्लियर करके आए हो नीट, बढ़िया नंबर आपके रहे, इसलिए इतने अच्छे कॉलेज में हो, तो जिन बुक्स का मैं नाम ले रहा हूँ आपको क्लियरली बताना है कि आपने की है या नहीं की है, कोई फिल्टर नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की। फिजिक्स की एनसीईआरटी कितने लोगों ने करी है? हाथ उठाओ। करी है? थोड़ी बहुत रीडिंग करी है तुमने? क्वेश्चंस लगाए? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बार ठीक से हाथ उठाना, कितने लोगों ने बैक एक्सरसाइज करी है? बैक एक्सरसाइज थोड़ी बहुत। सिर्फ 2 लोगों ने थोड़ी बहुत करी है। कितने लोगों ने रीडिंग करी है? रात को सोते टाइम जब नींद नहीं आती थी, है ना। बायो की एनसीईआरटी तो करी होगी भाई, वो तो ऑब्वियस ही बात है। केमिस्ट्री की भी करी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की तो मतलब बोलते ही हैं कि उसमें से डायरेक्ट सवाल है। मैं फिजिकल भी करी थी। फिजिकल दो बार रीड मारी है जी। फिजिकल के वो जो एग्जांपल वाले क्वेश्चन थे, कभी कभी वो डायरेक्ट आ जाते थे। अच्छा, हाँ, इलस्ट्रेशंस में से कई बार आए हुए हैं। समरी पॉइंट्स टू पॉन्डर
हाँ जी सामने करी है ना? हाँ सर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से तो आती हैं चीज़ें। तुमने नहीं करी थी? चलो कोई बात नहीं। चलो तो पहली थी एनसीईआरटी का रिस्पॉन्स आप लोगों ने देखा, ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो इन लोगों ने किया है सिर्फ वो सत्य मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आ रही है एचसी वर्मा। एचसी वर्मा कितने लोगों ने करी थी? नहीं करी, बिग नो। नहीं करी। नहीं सर एस सी वर्मा तो ऐसा नहीं करिए, बाकी टीचर्स पढ़ाते थे तो क्वेश्चन डीपीपीज वगैरह में एग्जैक्टली। नहीं सर नहीं किया। एचसी वर्मा की रीडिंग करी है? नहीं हाँ, वैसे वो रीडिंग तो उसकी करनी भी नहीं चाहिए, थ्योरी के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। सवाल बहुत प्यारे हैं उसके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी सर वो कोचिंग में हो जाते होंगे आपके मॉड्यूल्स में और डीपीपीज में हो जाते थे। एक बार आपके नंबर भी बता दीजिए कितने आए थे? सर 667 667 इज़ अ ह्यूज स्कोर, बढ़िया स्कोर है, बट द पॉइंट इज कि 2000 सर 2024 तो अब आप लोग डिफरेंस फील करोगे कि जो रिस्पॉन्स 2024 के स्टूडेंट का है और आपने कब दी थी 2022 में, तो आई थिंक एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, है ना। तो पहले कंप्लीट करते हैं डिस्कशन को। इसके बाद आ रही है डीसी पांडे, डीसीपी। जी की है। सर मैंने पहली बार नाम सुन रहा हूँ सर। अरे भाई साहब नहीं की। नहीं की सर। सर मैं भी पहली बार नाम पहली बार नाम सुन रही हो? ओके। और तुमने कोचिंग में करी थी? नहीं सर ये बोर्ड्स के लिए की थी, दैट्स इट। बट बोर्ड्स के लिए डीसी पांडे तुम? एसएल ओरा एंड डीसी पांडे सर ऐसा हो रहा था बोर्ड्स के लिए हमने भी की। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रही किसी दूसरी किताब से? नहीं सर हमें थोड़ा बहुत क्लास में करवाया था। चलो ठीक है, ओके। अगले किताब पे आ रहे हैं सेंगेज। नेवर। नहीं की सर। नहीं नहीं नो सर। नेवर हर्ड ऑफ इट सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और आखिरी किताब है आई इरोडोव। नाम सुना है इसलिए नहीं की। बहुत नाम नाम सुना इसलिए नहीं करी तुमने? नाम सुना था कि बहुत खतरनाक बुक। मैंने नाम भी नहीं सुना है। तुमने नाम भी नहीं सुना है? ओ भाई सर मैंने इसका नाम सुन रखा है सर, यूट्यूब पे कभी कभी देखा था, एक दो क्वेश्चन तो समझ आ गया था सर, मेरे लायक तो नहीं है। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर तुमको 750 नंबर लाने हैं तो जीवन में ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि क्या नहीं करना है लाइफ में। करने के लिए तो 10 किताबें यार, 1000 चीज़ें। और ये मतलब समझदारी की बात लगी मुझे जो तुम लोगों ने कही, है ना, कि भाई पहले ही दिन पता है कि नहीं, हमको वी ट्रस्ट आवर टीचर, वी ट्रस्ट द मटीरियल, सो दिस अ वेरी गुड थिंग, है ना। इसको मैं पॉजिटिव बात मानूंगा। लेकिन अब जो पेपर आएंगे उसमें सिलेक्टेड वे में ये जितनी किताबें मैंने बताई हैं इनका कुछ कुछ पार्ट होना ज़रूरी है। फिर चाहे वो आप आपकी डीपीपीज़ में करो, टीचर के साथ डिस्कस करके करो, मॉड्यूल्स में करो, है ना, लेकिन होना चाहिए। क्या मानना है सीनियर साहब आपका इस बारे में? सर बिल्कुल करना चाहिए। एंड 2025 के एग्जाम। थोड़ा सा इधर आ जाओ, पास में आ जाओ। हाँ हाँ सर 2025 के हिसाब से पकड़ लूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल पकड़ लो। देखो 2024 तक तो सब कुछ सही था, वरना 2022, 23, 24 तीनों का फिजिक्स बहुत अच्छा आया था, है ना। सबने अपने डीपीपी मॉड्यूल से कर लिया। पर अभी जिस हिसाब से पेपर आ रहा है ना, तो उसमें तुम्हें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं और खासकर जो एडिशनल एक्सरसाइजेस में है, उसमें क्या है, मिक्स करके कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और सर लोग भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं जो हम इग्नोर करते हैं कि ये तो आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। उन क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है कि अप्रोच क्या है उन क्वेश्चंस का। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा जो सर करा रहे हैं, भले नहीं आए, लेकिन अप्रोच अगर आप जो टीचर ने बता रखी है वो करोगे तो अगर पेपर डिफिकल्ट भी आ गया ना, तुम स्टेप वाइज चीज़ों को सॉल्व करोगे। मैं कहता हूँ 45 क्वेश्चन जो इस साल नहीं कर पाए उनका सिलेक्शन ठीक है नहीं होगा, मानता हूँ, पर जो 30 क्वेश्चन कर गए हैं ना, वो 30 क्वेश्चन इसीलिए कर गए क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलने हैं, प्रोसीजर पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है कि डिफिकल्ट पेपर आए फिर भी तुमसे बन जाए। इसलिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी के जो एडिशनल एक्सरसाइज है और इसके जो क्वेश्चंस हैं, अब तुम्हें ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना चाहिए और उसमें एनालाइज करना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सही बात है, एकदम सही बात बोली। या प्लीज ऐड। सर आई हैड अ नोटबुक जिसमें एवरी टाइम कोई टेस्ट होता था कोचिंग वगैरह में, तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लाइक I'd राइट देम डाउन कि ये एक तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक नॉट वो मेरा सही हुआ या गलत हुआ, चाहे मैंने कॉन्सेप्ट लगा के सही भी हो गया मेरा, बट इफ़ इट वाज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं फिर भी उसको उस नोटबुक में करूँगी। एंड अगर वो चैप्टर आएगा नेक्स्ट पेपर में भी तो एटलीस्ट मैं उन सिलेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एक बार रीड करके चली जाऊंगी, तो बहुत हेल्प होती है सर उससे। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि यू हैड अ रिकॉर्ड ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वर अपीयरिंग इन द टेस्ट। वो न्यूमेरिकल चेंज करेंगे एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ, मतलब आई नो द प्रोसीजर ऑफ इट, पैटर्न आपके पास पता था, उसमें सवाल बनाने वाला क्या करेगा, डेटा ही चेंज करेगा ना। तो बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने, बहुत अच्छा है कि ये तो मतलब कि व्हाट यू शुड डू, इन्होंने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रो, जितना मैं समझ पाया आपकी बात कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो यू हैड अ रिकॉर्ड कि इसमें कितने तरह के सवाल आए, है ना, कितने अलग अलग। तुम भी ऐसे करते थे क्या? सर हाँ सर। हाँ बताओ ज़रा। सर मेरा क्या था कि जैसे
सर ने सॉल्व करके कोई फार्मूला डिराइव किया तो मैं वो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेता था उसको। तो फिर जब उस तरह के मुश्किल क्वेश्चन आते थे तो मुझे पता रहता था कि अच्छा इस तरह से डिराइव हुआ है, तो मैं वो डिराइव कर लेता था, तो मेरे आंसर आ जाते थे उससे। बहुत बढ़िया, नहीं सही चीज़ है। अच्छा, तुम में से कितने लोगों के पास शॉर्ट नोट्स थे? शॉर्ट नोट्स बनाए थे खुद, बनाए थे? कितने पास में हो? लाइक फार्मूला शीट्स बनाते थे हर चैप्टर की, एंड उसमें जितने भी फार्मूला अभी तक लगाए हैं या फिर डिराइव करके भी किए हैं वो सब लिखते थे, एंड देन जब पेपर होता था उससे पहले वो पढ़ के कितनी जाते मोटी बनी थी शॉर्ट नोट्स? क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स इतने बड़े बना लेते हैं कि फिर उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने थे। पड़ते नहीं, आई थिंक वो पतली सी किताब में हो गया था, लाइक इस साइड 10 रुपए वाली जो हाँ आती है, हाँ, इस साइड टॉपिक, इस साइड फार्मूला, बस। हैं। बहुत बढ़िया। तो हाँ बताओ ना। बिल्कुल सर मैंने जब तैयारी चालू करी थी तो मैंने शुरू में ऐसे सुन के कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए बनाना चालू किया था। फिर सर मैंने देखा कि वो शॉर्ट नोट्स बना के रख लिए हैं, उनको कभी नहीं पढ़ रहा हूँ वही अपने नोट्स। और बनाने में कलाकारी बहुत इन्वेस्ट होती है। हाँ सर, टाइम बहुत ज़्यादा है सर उसमें भी सर 2-3 अलग-अलग कलर लगा उसमें सर एक और गलती हम लोग क्या करते हैं सर, शॉर्ट नोट्स से मतलब हम समझते हैं कि जो भी दिया है सब छोटा छोटा लिख दो, शॉर्ट नोट्स हो गया। ये बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, एक बार फिर से बताना सर Short मतलब notes का मतलब जो ये नोट्स बोल रहा है? जो नोट्स 50 पेज की, 100 पेज की, 200 पेज की कॉपी में थे, उसको इतना छोटा लिख दिया, 10-20 पन्नों में खत्म कर दिया और हो गया शॉर्ट नोट्स। तो सर मेरा ऐसा था कि सर फिर धीरे धीरे मैंने बंद कर दिया सर। शॉर्ट नोट्स में टाइम डालने से बढ़िया है कि आप वो चीज़ को रफ पे 20 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लो, आपके माइंड में सेट हो जाएगी, तो आप भूलोगे नहीं वो चीज़ को। या फिर आप कर भी रहे हो तो सिर्फ उन चीज़ों को लिखो जो आपको याद नहीं रहती है। फॉर्मूले हैं, आप जितनी बार लिख लोगे, जितनी बार एप्लीकेशन करोगे क्वेश्चंस में, आपको याद रह जाएंगी। तो वो क्या जरूरत है उसको पन्ना ढूंढो कि वही फॉर्मूला याद है, फिर भी बार बार उसको देख रहा हूँ मैं उस पन्ने में। उसमें 4 अलग-अलग हाँ कलर सर। लगा दिए। तो उसको प्रैक्टिस करो, जितनी बार आप रफ में, जितनी बार पेन चलाओगे, जितनी बार हाथ चलाओगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो पेन आपको चलाना जरूरी है ना? पेन चलाना जरूरी है पेन सर, चलाना बहुत जरूरी है सर। रीडिंग कुछ नहीं होता। हाँ, पेन बहुत चलानी पड़ेगी। ये देखो भाई, ये आदमी 750 नंबर लेके आया है ना, और बीच में क्या एकदम से माहौल चल गया था कि नीट में तो एक लाइन के सवाल आते हैं फिजिक्स के, ओरल सवाल आते हैं, बिना पेन उठाए ये हो जाएगा। उठाया था ना पेन तो उठाना पड़ता है सर, बहुत उठाया था, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ना? करनी पड़ती है सर। हाँ, मेरे तो मतलब ये मैं तो सर मेरे क्या सारे पड़ जाते हैं। करता था सर, कोचिंग से सर मैं आता था तो उसके बाद सर जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसको रिकॉल करने की कोशिश करता था, एक ब्लैंक पेज लेके, जितना याद आता था उतना ठीक है, नहीं आया एक बार देख लिया, धीरे धीरे करके लगभग 70-60% में रिकॉल कर लेता था सर। ये उसी पेन का कमाल है सर कि रिकॉल हो जाती है चीज़ें। पेन चलती है सर, मेमोरी अलग ही डेवलप होती है सर। मसल मेमोरी आती है भाई, यस सर, बिल्कुल तो subconscious वो में चीज़ store करेंगे होती तो है। बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे, है ना। अब हमने किताबों पे, तुम बिगाड़ दो पूरा, एक काम करो ये लो है ना, मिटा दो इसको। तो हमने भाई किताबों पे तो बात कर लिया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसको सिंगेज पसंद नहीं थी, इसलिए इसने नाम मिटा दिया बिल्कुल। तो हाँ, बुक्स पे बात हो गई। अब चर्चा में बढ़ा रहा हूँ आगे। जो कॉमनली बच्चों ने जो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भेजे हैं, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, दो लोगों से। तो पहले मैं आप दो से पूछूंगा, फिर आप दोनों से पूछूंगा। तो आप लोग तब तक थोड़ा सा इधर आ जाइए। हिमांशु तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है। तो देखो, एक एक सवाल आपके सामने आ रहा है, सब दिख रहे हैं वहाँ पे, है ना? गुड। तो देखो, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, आपको अपना बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज टाइम टेबल, तो आपको अपना टाइम टेबल बताना है कि आप क्या करते थे एंड व्हाट यू यूज्ड टू डू। क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कि सुबह पढ़ें, रात को पढ़ें, शाम को पढ़ें या ना पढ़ें। कई लोग तो ये सोचने में दिन भर निकाल देते हैं। पढ़ेगी ना हाँ, फिर उसके बाद 3 किताबें खुल जाती हैं, सोचते हैं फिजिक्स पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, बायो पढ़ूँ, कब पढ़ूं। फिर लगता है कि बंद करके सो थोड़ी देर, रेस्ट करते हैं। हुआ ऐसा होता था? जी एमबीबीएस में होता है सर। MBBS नहीं, इसमें नहीं हुआ सर। नीट में नहीं होता था? नहीं सर। नीट में होता तो शायद यहाँ पहुँच नहीं पाते इस कॉलेज में, है ना? जी सर, मतलब ऑब्वियसली सबके अपने हिसाब से होते हैं, लाइक हुएवर इज कंफर्टेबल विद व्हाटएवर शेड्यूल दे वांट। बट ऑनेस्टली मेरे दिमाग में था कि आई नोटिस, मैं जब सुबह उठ के पढ़ती थी तब वो मेरे दिमाग में रिटेन ज़्यादा होता था। Okay. तो दैट इज़ वाई लाइक 3-4 o'clock तक मैक्स आई विल गेट अप, आई विल स्टडी। 3-4 बजे उठ जाती थी? जी क्या बात है, वेरी नाइस। बट रात को आई विल स्लीप अर्ली सर, लाइक अर्ली डिनर अराउंड 7:30 आई शुड बी आउट। अच्छा, हाँ जी लाइक आई एम अ खाना कब ड्रॉपर खाते सर। सर 7 बजे तक सब हो जाता था मेरे घर पे, वैसे सब अर्ली होता है। तो Nice. आई एम अ ड्रॉपर सर, तो सुबह कोचिंग होती थी मेरी, पर उससे पहले सुबह के आई स्टडी, देन कोचिंग जाके एंड देन शाम को वहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए आई विल स्टे, बिकॉज घर आके नींद आ जाएगी, तो वहीं पे रह के पढ़ाई होती थी मेरी। इन्होंने देखो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। सबसे पहले कि ड्रॉप ईयर का इनका शेड्यूल देखो, आप कितना बढ़िया डिसिप्लिन फॉलो किया कि 4 बजे उठ के आप पढ़ रहे हो। हाँ जी और आई थिंक आपकी क्लासेस भी सवेरे ही होती होंगी ड्रॉपर की, तो जी 10 है ना? बजे तक सारी बात। तो सवेरे इनकी क्लासेस, तो सवेरे 4 बजे उठी,
सेल्फ स्टडी करी, फिर क्लास में चली गई, क्लास में अपनी पढ़ाई करी, और उसके बाद कॉमन जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ कि कोचिंग से घर आ जाते हैं, फिर पढ़ाई नहीं होती, नींद आ जाती है, आलस छा जाता है, तो ये आराम से वहीं पे बैठ के पढ़ती थी। कितने बजे तक अराउंड? 5 और समथिंग, फिर उसके बाद आके अपना डिनर करके सो जाना। बढ़िया टाइम टेबल था, अप्रिशिएबल। वापस आके आई विल गिव सम टाइम, आई हैव अ डॉग तो उसके साथ आई विल गो फॉर अ वॉक, देन वापस आके डिनर एंड स्लीप। वेरी नाइस। हाँ जी। तुम्हारा चेतन? सर मैं भी सर मॉर्निंग में ही पढ़ता था। बाकी ऐसा है कि कितने बजे उठते थे? किस सर मैं सर 6 बजे या कभी 7 बजे, कभी 5 बजे। सर मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी रूल्स बनाइए तो उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। एकदम ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि आप उसको फॉलो ही ना करें। तो मैं मॉर्निंग में पढ़ता था, लेकिन कभी कभी जैसे मेरा मन है कि आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता हूँ तो कभी रात को ज़्यादा खींच दिया, या फिर कभी मन है कि सो जाता हूँ तो जल्दी सो गया। तो मैटर वो नहीं करता है कि आप कब पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। आपने सोच लिया कि दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती, आप रात में किताब खोल के बैठ गए और बस पढ़ नहीं रहे, किताब खुली रखी है सामने, पढ़ रहे हैं नहीं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अल्टीमेटली। आप दिन में पढ़िए, रात को पढ़िए, कभी भी पढ़िए। ठीक है। यस सर। तो ये दोनों तो मॉर्निंग पर्सन थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप लोगों का क्या मोड ऑफ एजुकेशन प्रेफरेबल? क्योंकि ड्रॉप ईयर में तो आप आई थिंक दोनों ही चीज़ों से एक्सपोजर रहा होगा, सो व्हाट यू प्रेफर? सर अगेन ऑफलाइन जाके नींद नहीं आती है, बिकॉज इसका सिलेबस इज बहुत ड्राउजी होता है, बहुत तो आई वुड रादर दैट गो टू द कोचिंग, एंड जब सेल्फ स्टडी का टाइम होता था मेरा तो मैं ऑनलाइन लेक्चर लगा दूंगी। अच्छा, तुम्हारा भाई? सर मेरे को सर ऑनलाइन प्रेफर करूँगा सर मैं। ऑनलाइन सॉरी सर ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या सर, टीचर सामने है सर, तो थोड़ा अटेंशन देने का मन करता है सर। ऑनलाइन में क्या सर, बगल से नोटिफिकेशन आ रहा है, खुल गया सर वो तुरंत, तो डिस्ट्रैक्शन के सर मतलब बहुत ज़्यादा रहता है उसमें चांसेस। ऑफलाइन में सर थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, Yes, sir. है ना। लेकिन इसमें तो इंसान ने ऑनलाइन ही करी थी, तुम्हारी तो ऑनलाइन जर्नी रही थी पूरी, है ना। हिमांशु का तो भाई मतलब केस ही पूरा ऑनलाइन वाला था। हाँ ऑनलाइन। देखो अगर तुम्हें दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो अपने डे को ना मतलब समझते हैं, जिसका ऐसा है ना मन में कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इस चीज़ के अलावा, तो तुम चाहे ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, तुम एग्ज़ाम निकाल लोगे। और अ पर्सन हु हैज़ ऑप्शंस कि मतलब नहीं होगा तो मेरे पापा दुकान खुलवा देंगे, वहाँ जाके बैठ जाऊँगा, ऐसा है ना, तो तुम नहीं निकाल पाओगे। सीधी सी बात है। अगर तुम्हें अपने लाइफ में डिसिप्लिन है ना, तो तुम ऑनलाइन में भी बैठ के पढ़ लोगे, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम ऑफलाइन में चले जाओ, टीचर तुम्हें घर में आके पढ़ा दे, तुम नहीं पढ़ पाओगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कैसे प्रिपेयर करना चाहते हो। जैसे मेरा ऐसा है कि मैंने दुकान चलाई है ना, मतलब घर की बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें, जब आप घर में रहते हो ना तो आपको पता चलता है कि यार दिक्कत बहुत सारी है ना, पर अगर आप उस दिक्कत को फोकस करोगे तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम नहीं निकलेगी ना यार। तो बाकी सब तुम ये बनाओ दिन में कि मेरे को दिन भर पढ़ना है, उसमें घर के काम बीच बीच में आ रहे हैं वो कर दो, ठीक है, और जो तुम्हें घर का मैनेज करना है वो कर लो, लेकिन तुम्हें दिन भर पढ़ाई करनी है। तुम्हें दिनचर्या में से टाइम नहीं निकालना है कि मुझे कब पढ़ना है। दिन में दिन भर पढ़ो, जब भी टाइम मिले दूसरे काम करो, बस ये है तुम्हारा दिन का। अगर ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो तब तो ये बिल्कुल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा कि दिन भर पढ़ने बैठना है। खाते हो तो पढ़ने बैठना है। आप अगर लेक्चर देखते हो तो आप खाते खाते देख लो यार। अपने घर वालों से बात कर रहे हो ना, तो भी आप दिमाग में, हम लोग का ऐसा है कि घर में बैठे हैं सब लोग ना, तो मेरे भैया टीचर थे, तो मैं उनसे हमेशा डिस्कशन करते थे कि भाई आज मैंने ये पढ़ा, तुम बताओ तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ को लेके। तो तुम अपने दोस्तों से बात करो। अगर तुम्हें ऑनलाइन में बहुत बार दिक्कत ये होती है कि आप एकदम अलोन हो जाते हो, तो जो तुम्हारा दोस्त है जो जेन्युइनली पढ़ रहा है ना, उसको फ़ोन लगाओ कि भाई मैं ये चीज़ आज पढ़ी, आज तूने उससे क्या समझा, तेरे को क्या नया मिला, है ना। पूरा चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट उससे तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो तरीके होते हैं चीज़ों को हैंडल करने के, और वो तुम कर सकते हो अपने डेली रूटीन को प्रॉपरली हैंडल करके। जैसे इन्होंने देखो, इनका बहुत अच्छा है कि इन्होंने ऐसा सुबह उठ के पढ़ा, ठीक है, बट मेरे पास ऐसा नहीं था। मैं अपनी दुकान में बैठता था 10 बजे से ना तो शाम 6 बजे तक, तो वहाँ पे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ ना दिन में उठ के। तो मेरा ये था कि 6 बजे को आया मैं, 1 घंटे सोया, 7 बजे उठ गया, 7 से लगातार मैं पढ़ रहा हूँ, खाने के लिए रुका, फिर लगातार पढ़ रहा हूँ सुबह 5 बजे तक। तो मैं ऐसे करता था, मेरा वैसे भी निकल गया और इनका सुबह उठ के निकल गया। तो कोई ऐसा नहीं है कि रात में या दिन में, बट जिसको जिसमें सही लगता है, उसको दिन में उठ के याद करना अच्छा लगता था, उसको याद होता था, तो उसने दिन में किया। तुमको रात में लगता है, तुम रात में करो। बिल्कुल। चलो आओ चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगली चीज़ आई आपकी पेपर सॉल्विंग। पेपर सॉल्विंग किस प्रकार से रखते थे? मतलब कुछ लोगों का होता है कि मैं बायो पहले सॉल्व करूँगा, फिजिक्स करूँगा। आपका क्या था? आपने पहले क्या किया? मेरा फिजिक्स था सर, बिकॉज आई फील फिजिक्स मेरी बहुत पार ले लेता था, तो सबसे ज़्यादा मैं एफर्ट उसी पे लगाती थी। देन लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, लाइक इट वाज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ स्वीट स्पॉट, तो थोड़ा एंड में रखती थी मैं सर। सर मैं भी फिजिक्स ही पहले करता था। मेरे साथ क्या हुआ सर, एक बार टेस्ट हुआ था तो मैंने बायो पहले कर दिया था,
उसमें ऐसा नहीं कि बायो की वजह से, लेकिन मेरे नंबर कम आए थे उस टेस्ट में। तो एक बार मैंने टीचर से अपने पूछा तो बोलते हैं कि इस बार तू फिजिक्स पहले करके देख ले। मैंने अगले टेस्ट में फिजिक्स पहले किया, मेरे मार्क्स बढ़िया है। फिर मैंने साल भर सर फिजिक्स पहले किया फिर मैंने कोई दूसरा चॉइस ढूंढा ही नहीं सर कुछ भी। आ जाओ, है ना। तुम लोग क्या करते थे पहले, इधर आओ। ठीक है, दिख रहे हैं अपन लोग। हाँ, तो पहले तो तुम्हारा टाइम टेबल बताओ, मॉर्निंग या इवनिंग, मतलब डे पर्सन नाइट पर्सन। नाइट पर्सन। नाइट पर्सन, रात को पढ़ते थे। यस सर, मेरी शुरुआत मेरे दिन की शुरुआत 3 बजे सोने से होती थी। अरे बाप रे एकदम अलग। देखो अभी बोला ना यार कि सबका अलग अलग रूटीन होता है। तुम्हारा क्या था? सर मैं वही इधर आ सुबह जाओ थोड़ा सा। हाँ। मैं वही सुबह उठती थी 3 साढ़े 3 बजे तक। हाँ। एंड सुबह उठ के मतलब ऐसा लगता है कि जब तक ये बाकी 3 लोग बजे उठ रहे हैं। उठती थी पढ़ने के लिए, और हमारे भाई साहब जो है 3 बजे सोते थे 3 बजे तक पढ़ते थे। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं भी जैसे 4 बजे सोता था गेट की, जब मैं तैयारी कर रहा था, और मेरा रूममेट था वो 4 बजे उठता था, वो उठ के अगरबत्ती लगाता था और मैं सोता था। तो हाँ बताओ। रीज़न ये था कि मैं सुबह उठ नहीं पाता था, मतलब मैंने ट्राई किया। मैं 12 बजे सोता था तब भी 8 बजे उठता था और 3 बजे सो रहा हूँ तब भी 8 बजे उठ रहा हूँ। तो सोचा ये भी सही है, 3 बजे सो। हाँ, और यस क्या। सर। दूसरी चीज़ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर मैंने तो पूरी ऑनलाइन की है। प्योर ऑनलाइन। तो भाई देखो, ये भी प्योर ऑनलाइन वाला बंदा है ना, एमपी के टॉप मेडिकल कॉलेज में बैठा है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ऑफलाइन। ऑफलाइन। मैम मिक्स्ड ओपिनियन रहती है, अपनी अपनी प्रेफरेंस वाली बात है कि इसको क्या अच्छा लगता है। अगली चीज़ है पेपर सॉल्विंग। आप लोग पहले क्या करते थे? सर बायोलॉजी और उसके बाद फिर केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे लगता था कि बायोलॉजी में एक एक आंसर के हैं तो जल्दी जल्दी करके उसमें टाइम ख़त्म कर दूँ। 55 मिनट में जैसे बायोलॉजी ख़त्म कर देता था मैं टेस्ट में। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसमें भी 1 लाइनर ही रहते थे, तो फिर वो कैलकुलेशन वाले जो पहले पार्ट bio रहते थे। पहले बायो। आपका? सर पहले फिजिक्स। पहले फिजिक्स। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। मॉक टेस्ट कितने दिए थे? सर लास्ट के 2 महीने में तो हर दिन दिए थे। डेली? जी जी, एंड उससे पहले जो कोचिंग्स में होता है वो तो डेफिनेटली दिया, चाहे prepare मतलब में- इन्होंने पूरे साल में अराउंड 70-75 मॉक टेस्ट दिए होंगे, या शायद ज़्यादा बल्कि। और ऊपर से वो कोचिंग वाले घर के लिए असाइनमेंट्स भी देते थे, तो वो भी सारे लगाए हैं सर। बहुत बढ़िया। तुमने? सर मैंने पूरे साल में 30-40 मॉक टेस्ट लगाए सर। सर मेरे तो 50 हो गए थे। सर वही लास्ट के 2 महीने में मॉक टेस्ट, मतलब फुल सिलेबस वाले जो तो, और प्रिपरेशन हो ना हो पेपर तो सारे देने चाहिए, बिकॉज फिर हिमांशु तुमने? इधर आ जाओ थोड़ा सा। फुल सिलेबस टेस्ट मैंने 28 दिए थे, मुझे एग्जैक्टली याद है क्योंकि मैं याद है। बहुत लोगों का बार काउंट किया है मैंने। और जो पार्ट टेस्ट होते हैं ना, रेगुलर तुम्हारी कोचिंग में चलते हैं, वो सारे देने हैं, छोड़ना ही नहीं है। मैं कोई काउंट नहीं किया बट छोड़ना ही नहीं है सर। अगर कोई भी छोटा सा भी टेस्ट है अगर, तो उसको भी देना है तुमको, सारे देने हैं। पर फुल सिलेबस 27 दिए थे। हाँ। 27-28। सर एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं देते, बोलते हैं कि मतलब हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, लेकिन यस सर बचते हैं टेस्ट से। लेकिन मेरी कभी प्रिपरेशन थी ही नहीं, मैं हर बार बिना प्रिपरेशन के जाता था। तो उसमें सर खुद को चैलेंज रहता था कि कम आ गए तो इसलिए आए क्योंकि पढ़ा नहीं था, और ज़्यादा आ गए तो इसका मतलब कि अच्छा खासा कॉन्सेप्ट नहीं, याद देना है। ज़रूरी है भाई। Yes, sir. और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसको एनालाइज कितने लोग करते हैं। लोग डरते हैं पेपर घर आके पेपर चेक करने से कि इतने गलत हो गए, इतने कम मार्क्स आ गए, बट नहीं करना चाहिए, हेल्प करता है। मतलब आई यूज टू मेंटेन अ नोटबुक जिसमें मैं सारी अपनी जिस भी पेपर में गलती हो रही है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन में गलती हो रही है वो लिखती थी। एंड देन आई थिंक नीट के 4-5 दिन मैंने सिर्फ वही कॉपी पढ़ी है जिसमें मेरी गलती हो रही थी, चाहे वो बायो फिजिक्स या केमिस्ट्री हो। मैंने वही कॉपी पढ़ी एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो कॉमन बात, उधर बच्चे उधर है, उधर ही देखना है अपने को कंटिन्यूस, ठीक है, वहीं देखते रहना है। तो कॉमन बात ये निकली है भाई कि मॉक टेस्ट इन सभी लोगों ने अराउंड 70 या उससे ज़्यादा ही दिए होंगे, ठीक है। पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, असाइनमेंट्स वगैरह जिस भी प्रकार से देते हैं वो सारी चीज़ें मिला के। अगली चीज़ है स्टडी आवर्स। कितने लोग आप में से ऐसे थे जो कि दिन में कोचिंग के अलावा 6 घंटे से ज़्यादा की सेल्फ स्टडी करते थे? 6 घंटे तो नहीं हो पाता था सर। सिर्फ आई थिंक एट बेस्ट 4-5 हो जाए तो इट वाज गुड। हाँ जी सर मेरा ऐसा था कि आपका काम पूरा होना चाहिए। आपको जो कोचिंग पे हाँ सर, आवर्स डजेंट मैटर। अगर आपको 4 घंटे लगते हैं, आप 2 घंटे में भी करते हो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आप 2 घंटे में कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। या फिर आप एकदम फ्रेश हो, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको 6 घंटे भी लग रहे हैं, 7 भी लग रहे हैं, तो वो भी नॉर्मल है सर। आपका काम पूरा होना चाहिए। डेली अपना काम करो, कुछ भी छोड़ो मत। हाँ, घंटे मैटर नहीं करते सर, मेरा ऐसा मानना है। 6 घंटे से ज़्यादा हो जाते थे क्योंकि सर ऑनलाइन था तो घर पे ही रहता था। नहीं, स्टडी सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। हाँ सेल्फ स्टडी में भी सर बोल रहा हूँ। हाँ, लेक्चर्स ले लिए ऑनलाइन, उसके बाद फिर जो टाइम बचता था उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या फिर रिवाइज कर लिया। हिमांशु तुम्हारा?
एक्चुअली सर जैसे ये लोग कह रहे हैं ना ऑफलाइन में सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिलता है, बिल्कुल अगर आपको ऑफलाइन है ना तो आप सेल्फ स्टडी का टाइम कम दो, पर अगर आपका ऑनलाइन है तो सेल्फ स्टडी में टाइम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन स्पैम कम होता है। अगर स्पैम जो होता है हमारा ना ऑनलाइन देखते हैं अपन, तो उसमें अपन इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं। जब आप ज़्यादा टाइम लगाओगे सेल्फ स्टडी में तो ही ज़्यादा चीज़ें रिटेन होगी, तो ऑनलाइन है तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मेरा भी ऐसे 6 आवर्स। सो मेरे हो जाते थे 6, बिकॉज जब सुबह उठते हैं ना तो जब सुबह उठते हैं तो आई थिंक बहुत टाइम कवर हो जाता है, लाइक 3 बजे से 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड मिलता था उसमें अच्छी सेल्फ स्टडी हो जाती है। फिर उसके बाद घर आके सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज करनी जो सुबह पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। नाइस, बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ मैं हाँ बताओ ना। सर 6 घंटे पढ़ने या 8 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अभी बैठे आप 6 घंटे बाद आप उठ रहे हैं सर। एक छोटे छोटे विंडोज़ में पढ़िए सर, आप बीच में गैप रखिए, माइंड को रिलैक्स मिले। जिससे मेरा क्या सर, मैं अभी भी नीट निकालने के बाद कॉलेज में भी, अभी जब हॉस्टल में भी जब मैं पढ़ता हूँ, मैं सर 30 या 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाता। अच्छा। कई लोग बोलते हैं कि बैठो इतना देर की पेपर के लिए प्रैक्टिस हो जाए, वो तो हम साल भर जो टेस्ट देते हैं उससे हो ही जाता था। बाकी सेल्फ स्टडी के टाइम मैं कभी भी 45 मिनट या उससे ज़्यादा नहीं बैठा हूँ सर। मैं 45 मिनट पढ़ा, अपना 5-10 मिनट के लिए उठ गया, फिर पढ़ने बैठ गया। तो ये ऐसा करेंगे तो माइंड को रिलैक्स मिलेगा और चीज़ें ज़्यादा आप अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। इंटरेस्ट बना रहता है। ये सर सर मुझे एक्चुअली ये एक साइकियाट्रिस्ट ने भी बोला था कि लाइक पढ़ो तो 90 मिनट का इज़ व्हाट कंसंट्रेशन गैप होता है ब्रेन का, तो एट मोस्ट लाइक 90 मिनट पढ़ो, थोड़ा माइंड को फ्रेश करो, देन वापस पढ़ना शुरू करो। लाइक कंटिन्यूअसली पढ़ने से माइंड बहुत टायर हो जाएगा पढ़ने से बोर हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा बिल्कुल। एंड प्लस लाइक इंटरेस्टिंग भी रहता है, लाइक यू लुक फॉरवर्ड टू द ब्रेक। नाइस, बढ़िया। हाँ बताओ तुम भी कुछ। सर मैंने यूट्यूब पे देखा था कि 30 मिनट पढ़ाई करो, उसके बाद 5 मिनट अपने मन की एक्टिविटी करो, तो मेरे से तो नहीं हो पाया था, क्योंकि 30 मिनट पढ़ने के बाद उसके बाद फिर कई बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, ऐसी चीज़ें देखते हैं कि 30 मिनट पढ़ो 5 मिनट ब्रेक लो, और उनका 5 मिनट का ब्रेक अगले दिन खत्म होता है। बोले पिछले 3 दिन से मेरा ब्रेक ही चल रहा है, एक बार जो मोमेंटम टूटा फिर बन ही नहीं पा रहा है दोबारा, अब मैं क्या करूँ। पहले 30 मिनट तो बड़े अच्छे निकले, फिर 5 मिनट के बाद वाले 30 मिनट जम नहीं रहा है माहौल। और सर इंतज़ार रहता था कि 5 मिनट आने वाले हैं। तो 29 मिनट ये सोचने में निकल जाते थे कि वो 5 मिनट कब आएंगे। मजे करूँ। क्यों भाई, तुम्हारे साथ भी ऐसा था क्या? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ 45 मिनट के बाद सर। क्या मेरा सर ऐसा रहता था कि अगर मैंने सोचा है कि 30 मिनट में पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं कि 30 मिनट ही पढ़ूंगा, मेरा काम भी खत्म होना चाहिए। मैंने जो टॉपिक उठाया वो टॉपिक भी मेरा खत्म होना चाहिए। उसके बाद होता था तो फिर उसको एक्सटेंड कर लेते थे। हाँ सर, बहुत तो 1 घंटा भी पढ़ लिया, कभी 45 मिनट पढ़ लिया, लेकिन रेस्ट में लेता था। ऐसा नहीं कभी मैं 1.5 घंटा तो कभी नहीं पढ़ा सर आज तक। अच्छा। यस सर। हाईएस्ट स्टडी आवर कितने एक बार में तुम्हारे? सर 1 घंटा मैक्सिमम होगा सर, बाकी तो सर 45 मिनट या 30 मिनट इतना ही रहता था सर। ठीक है। बाकी सर मेरा गैप जरूर एक्सटेंड हो जाता था सर। गैप कभी 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट, और जब आप हैप्पी फील कर रहे हैं उस टाइम आप पढ़िए। जैसे मेरा पढ़ पढ़ के मैं थक गया, मैंने गैप लिया, मैंने अपने जो मेरा मन है वो मैं करूँगा, कहीं नहीं तो ऐसे टेरेस पे घूम के आ जाऊँगा। और जब मैं खुश हूँ उस टाइम मैं पढ़ने बैठूंगा तो अपने आप मेरी पढ़ाई बढ़िया होती थी सर। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आओ चर्चा बढ़ाते हैं आगे, है ना। 1 मिनट यहीं से कंटिन्यू करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसमें तो सॉरी कट लग जाएगा। हाँ पिज़्ज़ा आ गया ना, मैं वो पिज़्ज़ा चेक कर रहा था, कॉल आ रहा था उसका पिज़्ज़ा वाले का। ठीक है, हाँ चालू ही है वैसे तो, अपन तो कंटिन्यू करते हैं सही। तो ये वाला पार्ट जो है ना इसको बीच में से ट्रिम कर देना, एडिटर को बता दिया कर देगा। चलो आइए फिर चर्चा बढ़ाते हैं आगे, है ना। हियर वी गो। अब आपको येस और नो में बताना है सबको, ठीक है। आप सब लोग इधर आ जाइए एक बार फ्रेम में, मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप लोग आगे आ जाओ, फ्रंट में देखना बिल्कुल, ठीक है। दिख रहे हैं सभी लोग? वहाँ का जा रहे हो, इधर आओ। ठीक है, दिख रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो येस या नो में फटाफट एकदम बता देना, फास्ट रिस्पॉन्स आपके चाहिए। MBBS लाइफ के बारे में बातें चल रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, MBBS लाइफ फन, येस और नो? यस सर। है, सब लोग एग्री कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। सेकंड, पढ़ाई होती है या नहीं, क्योंकि इसमें मिक्स्ड ओपिनियंस आते हैं, कई अलग अलग बच्चों की धारणाएं होती हैं कि MBBS में जाके तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, या कुछ लोगों का ऐसा है कि 24 घंटे पढ़ना ही पड़ता है, पता नहीं अजीब अजीब सब्जेक्ट हैं। तो पढ़ाई लिखाई सर है? बहुत है, शुरू है से ना? नहीं होती, क्योंकि नीट के बाद आए थे तो सब फन भी है पढ़ाई भी है, लेकिन लास्ट में पढ़ाई करनी पड़ती है। एग्जाम टाइम पे पढ़ाई ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट, प्रेशर। प्रेशर मीन्स एग्जाम प्रेशर, असाइनमेंट प्रेशर रहता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, प्रेशर रहता है, प्रेशर नहीं रहता। एग्जाम प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर। ठीक है।
अगली स्पोर्ट्स खेलने कूदने का जिनको इंटरेस्ट है, टाइम मिलता है या नहीं? इंदौर में ऐसे नहीं होंगे तो कैसे? है ना एमजीएम में तो बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं यार, अच्छा है, हॉस्टल वगैरह भी इनका बहुत बढ़िया है एमजीएम का। अगली बात, घूमना फिरना घूमना तो बहुत होता है, बहुत होता हर है, संडे से। हर संडे, बहुत बढ़िया जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। है। बताओ घर वालों को। नहीं सर, बता के नहीं बता के जाना है, ऐसी बात नहीं। चलो ठीक है, तो घूमना फिरना भाई इन लोगों का खूब चल रहा है, लग रहा है इसकी शक्ल देख के बालक की, ठीक है। और यारी दोस्ती हो जाती है। यस सर। ठीक है। अगली बात, हाँ अगली बात मेरी फीमेल कैंडिडेट से है कि देखो जैसे आप लोग, आई थिंक यू आर फ्रॉम भोपाल एंड यू आर फ्रॉम ग्वालियर, तो आप भोपाल और ग्वालियर से एक दूसरे शहर में आए, है ना, इंदौर आप आके आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं। सो बीइंग एमबीबीएस स्टूडेंट, कि आपने नीट क्लियर कर ली, यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ, एक सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो व्हाट डिफरेंस इट क्रिएट्स इन योर फैमिली एंड द सर्कल, सोशल सर्कल पर्सपेक्टिव, कि वो लोग अब किस प्रकार से आपको देख रहे हैं, या क्या डिफरेंस पॉजिटिव क्रिएट हुआ है आपके एक नोइंग सर्कल में? प्लीज टेल। आज इनको इधर आ जाने देते हैं। So usually biology is a subject which not everyone is interested in. Like they think biology बहुत tough होती है, सब रटना होता है, which is not true. And of course like नीट निकल गया तो अभी डॉक्टर बनने वाले तो अलग से स्टेटस तो होता ही है फ्रेंड्स में। एंड स्पेशल अटेंशन मिल रहा होगा अभी। जी मतलब इट इज़ टफ फॉर श्योर। एंड इवन इन फैमिली ऑल्सो लाइक फर्स्ट जनरेशन, अगर लाइक मैं तो फर्स्ट जनरेशन तो अलग से मिलता है अटेंशन तो। एंड प्लस उसके साथ साथ लाइक अगर अलग सिटी में एक गर्ल चाइल्ड होके पढ़ाई कर रही है तो थोड़ा बहुत तो फ्रीडम वगैरह टू सम एक्सटेंट, वेरी लार्ज एक्सटेंट मिल जाता है। ओके, आपका सो एक्चुअली मैं फर्स्ट जनरेशन में नहीं हूँ, मेरे मॉम एंड डैड भी डॉक्टर्स हैं, तो मुझे उतना वो नहीं मिला था, बट हाँ एवरीबडी वाज सो हैप्पी। एंड ये होता है कि हाँ थोड़ी स्पेशल अटेंशन मिलती है। एंड मतलब नए सिटी में आके आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, एंड इंडिपेंडेंस फॉर श्योर ज़रूर मिलती है। लाइक हाँ घर पे मैं ऐसे बिना बताए नहीं जाती थी, यहाँ चली जाती हूँ मैं। तो हाँ मतलब इट्स नाइस। ठीक है, ओके चलो अब मेरा सवाल है हिमांशु से। हिमांशु तुम इधर आ जाओ, है ना, ठीक है, आ जाओ आप लोग भी इधर, ठीक है, अब आ गया हो। देखो हिमांशु के साथ मैंने पहले भी एक दो बार लाइव स्ट्रीम्स में और कुछ वीडियोस में हिमांशु मेरे साथ आए, और एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी हिमांशु की रही है। तो अब आपकी जर्नी के पहली चीज़ टफेस्ट पार्ट बताओ कि व्हाट वाज द, ऐसा होता है ना कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट पार्ट था, और उस टफेस्ट पार्ट ने आपको लाइफ में कैसे मोल्ड किया, क्योंकि जब भी क्या होता है कि लाइफ में बहुत टफ चीज़ें होती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन के निकलता है ना। कहते हैं ना इंग्लिश में कि टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। और चीज़ें जितनी विपरीत परिस्थितियों में जो इंसान आगे बढ़ता है वो पूरी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल की तरह डेवलप होता है। तो आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा आने वाली जनरेशन्स को, आने वाले एस्पायरिंग डॉक्टर्स को, नीट एस्पिरेंट्स को बताइए। देखो मैंने जो सीखा है अपनी जर्नी से, मतलब जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था मुझे नहीं लगा था कि ये इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है। पर जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैं 12th में सोच रहा था पढ़ने का, बट नहीं हो पाया फिर, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो हम उनके ट्रीटमेंट में ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो मैंने 12th में यही तो छोड़ दिया कि अब नहीं कर पाऊँगा प्रिपरेशन, अब ड्रॉप ईयर में लूँगा। और मैंने 12th में एग्ज़ाम भी नहीं दिया, कभी एग्ज़ाम नहीं दिया नीट का, क्योंकि मुझे पता था नहीं निकलना है तो क्यों देना है ना। मैंने ट्राई करने के लिए मैं नहीं जाने वाला था। फिर मैंने जब ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अब तो मुझे लगा कि निकल ही जाएगा। 6-7 महीने, 5 या 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। फिर उसके बाद जो पापा का इलाज कराया था वो फेल हो गया है ना, ऑपरेशन जो सक्सेसफुल नहीं रहा, उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। और फिर मेरा जो घर का फाइनेंस है वो एक मेरी दुकान थी, वहाँ से चलता है। अगर वो चीज़ बंद हो जाती तो ना इलाज के पैसे थे, ना कहीं पे हम मतलब खुद से कुछ नहीं कर, बहुत दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था, तो मुझे वो चलाना ही पड़ा। एंड दैट इज़ द मोमेंट जब मुझे ये डिसाइड करना था कि
मेरी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, अभी मेरा फ्यूचर आगे वाला इंपॉर्टेंस है, या अभी मैं अपने घर को संभालूँ, है ना, अपने घर के लिए कुछ करूँ। क्योंकि मेरी बहनें हैं, बट आप एक एज अ बॉय आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हो ना, तो आपकी एज डिसाइड नहीं होती है कि आप किस एज में हो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, स्ट्रांग बनना चाहते हो, उस मूवमेंट को यूज़ करोगे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कि मैं यार इस अगर सिचुएशन से निकल गया ना, तो आगे चल के बहुत सारी सिचुएशंस में और ईजिली हैंडल कर पाऊंगा। तो आई चूज़ कि मैं दोनों ही साथ में करूँगा। एंड ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे मैं मेरी किराने की दुकान नहीं थी, मेरा ऐसा काम था कि भाई मेरे को ग्राहक अगर आ रहे हैं तो 2 घंटे में एक बार आ रहा है, 3 घंटे में एक बार आ रहे हैं, ना 2.5 घंटे में, आधे घंटे के लिए डील किया, फिर चले गए। तो वो मेरे को टाइम था। अब वहाँ मैंने इसीलिए ऑनलाइन प्रिपरेशन चूज़ की कि वहाँ मैं लेक्चर्स अटेंड करता था अपने, और वहाँ के बाद में पढ़ाई करता था। ये सब ठीक था, मैं सब चीज़ में एक्सपर्ट हो गया था अब तो, कि मैं मैनेज कर लूँगा दोनों चीज़ें। एंड मैं देखता हूँ कि लोगों को कि भाई रोते रहते हैं बैकलॉग के लिए। मेरा बैकलॉग हो जाता है ऑनलाइन में, भैया मैं लेक्चर छोड़ देता हूँ। यार तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, पता है। अगर मेरे को ये पता है कि मैं अगर ये दुकान वगैरह चला के इतनी सारी चीज़ों के साथ भी अगर बैकलॉग नहीं हुआ है ना, तो तुम्हारा बैकलॉग हो रहा है, मतलब तुम ढीले पड़ रहे हो। नहीं होना चाहिए। अगर मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। अगर तुम और भी मेरे साथ ख़राब सिचुएशन में हो और फिर तुम्हारा बैकलॉग हो रहा है, चलो मैं समझता हूँ, बट मेरा ऐसा नहीं था कि ना मेरे को, अगर मैं सोता ही नहीं था अगर मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है तो। अगर मेरा उस दिन का लेक्चर मैंने रिवाइज नहीं किया, डीपीपी सॉल्व नहीं किया, तो मत सो ना, क्या ज़रूरत है, मर नहीं जाता है कोई। मैं सही बताऊँ सीधे, मर नहीं जाओगे। अगर आप एक दिन नहीं सो गया, मर नहीं जाओगे। अगले दिन उठो, 6 घंटे सो, फिर पढ़ाई करो। अगर तुम्हें जुनून है कि मेरे को निकालना ही है एग्ज़ाम, तो तुम ईजिली निकाल सकते हो। एंड जब सर ने बोला कि डिफ़िकल्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा, जब तुम बिल्कुल ही टूट गए, अभी तक तुम बहुत स्ट्रांग बन रहे थे कि हाँ मैं ये भी कर लूँगा, दुकान भी चला ली, सब कर लिया, अब तो नीट भी निकाल लूँगा, है ना। वहाँ पे मैं टूट गया जब एक एग्ज़ाम ही आने वाले थे, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, और 17 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। और मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 20 मई को मेरे पापा की डेथ हो गई, है ना। मेरे पास 1 से 1.5 महीने बचे हैं। अब उस समय वो ये ऐसी सिचुएशन है ना, जहाँ आप ये सोचते हो कि यार यू हैव लॉस्ट एंड सब खो दिया आपने, है ना। उस समय ये दिमाग में नहीं होता है कि मुझे अब नीट निकालना है, कि सब चला जाता है दिमाग से, सब कुछ ब्लैंक हो जाते हो आप। एंड उस टाइम आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर मैं अभी इस सिचुएशन में रोता हुआ फिरूंगा, ठीक है, हर जगह दूसरों को संभालता हुआ, या खुद को ही नहीं संभालूंगा, टूट जाऊंगा, तो आगे जो फ्यूचर है ना वो भी ख़त्म है, वो भी ख़राब हो जाएगा, है ना। हो सकता है मुझे 1 साल की और प्रिपरेशन करनी पड़ती, बट आई टुक इट, मतलब ऐसे मैंने वो लिया चैलेंज कि अगर मेरे पापा होते भी तो वो मुझे देखते तो इसी चीज़ में ना कि ये डॉक्टर बन जाए। तो मैंने उस चीज़ को चूज़ किया कि अब मेरे को लगता है जिस दिन उनकी डेथ हुई होगी 1-2 दिन बाद ही, ठीक है, आई कंटिन्यू वैसे ही कर दिया मैंने स्टडी। फिर मैंने दुकान वकान सब बंद कर दी। मैं कहा 2 महीने के लिए सब बंद रहेगा, सब बंद है, कुछ नहीं, अब बिल्कुल मिनिमम खर्चे पे हमने सब कुछ चलाया। और उस समय मैंने प्रिपरेशन करी 2 महीने, 1.5 महीने जो थे उसको बिल्कुल पढ़ाई में लगा दिया भाई। और तुम सोचते हो कि नहीं आती है नींद आती है भैया, नहीं कंट्रोल होता है। जब ऐसा चीज़ें हो जाती हैं ना तुम्हारे साथ, तब तुम्हें कुछ नहीं आता है, नींद वगैरह कुछ नहीं। मैं 5 घंटे सो के भी, 6 घंटे सो के भी पढ़ाई वैसी ही हमारी चलती है ना, करते थे हम। तो वो एक डिफ़िकल्ट पॉइंट था। एंड उसी से मेरे को लगता है कि बहुत लोगों की प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाती है भाई। तो तुम इतना ज़्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ उसको, है ना। अगर तुम्हें मौका मिला है तो उसका अपना 100% दो। बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। तो उनका सोचो और खुद का सोचो कि मैं कितना प्रिविलेज्ड हूँ, क्योंकि मेरे को आसानी से प्रिपरेशन करने को मिल रहा है। तो उस प्रिविलेज का अच्छे से यूज़ करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। योर पेरेंट्स विल 100x उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी जब तुम एक डॉक्टर बन जाओगे, है ना। जैसे इसके फैमिली में डॉक्टर्स है ना, तो बोल रही है ना कि मेरे को इतना नहीं मिला, बट हाँ मिला। बट जिसके फैमिली में नहीं है ना, और तो उनके पापा कहीं जाते होंगे ना, तो ये हमेशा बस अपने बच्चों के बारे में बताते रहते हैं कि भाई मेरा बच्चा ऐसा किया निकाला है। वो चीज़ मेरे पास नहीं है अभी। सच में बताऊँ, मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, है ना। मैं हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ इस चीज़ को बात करके। इमोशनल है, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट आई ऑलवेज मिस माई फादर्स स्माइल, कि मैं वो मुझे ऐसा देख के कैसे स्माइल करते, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास वो मौका है ना, उसको गेट करो और जान लगा दो यार। 1 साल ही है, 1 साल में कुछ नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम नीट निकाल लिया ना, तुम्हारी बदलती है, ज़िंदगी बदलती है लोगों की। एंड आपको खुद फेस आप देखोगे कि हाँ बहुत कुछ चेंज हो गया है यार, अगर देखा जाए तो। यही बोला चाहूँगा। और एक और जैसे सिचुएशन अगर आप फील करें तो भाई, मतलब घर में बहन कितनी, एक बहन है, 2 बहनें, 2 बहनें, तो 2 छोटी बड़ी बहनें, एक बड़ी है, दोनों बड़ी हैं मेरे से, बट एक थोड़ी सी बड़ी है और एक ज़्यादा बड़ी है। 2 बड़ी बहनें और आपकी एक ब्रदर भी हैं, हाँ, है ना। और फादर जो कि आपकी प्रिपरेशन के दौरान पे उनकी हेल्थ बहुत ख़राब रही, और एग्ज़ाम के कुछ समय पहले पिता का देहांत होना, ये मतलब ऐसी सिचुएशन है कि इंसान पढ़ाई लिखाई उसको लगेगा क्या करना है जीवन में, पढ़ लिख के कुछ नहीं करना, एकदम मतलब इंसान गिव अप करने वाली स्टेट में आ जाता है। और ऐसी स्टेज से निकल के
फ्लाइंग कलर्स के साथ नीट क्लियर करना, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ फार बियॉन्ड एग्ज़ाम और एकेडमिक्स और करिकुलम, दिस इज़ अबाउट लाइफ। ये लाइफ है, और भाई लाइफ के अपने रूल्स होते हैं। आप कुछ सोचोगे लाइफ के बारे में, लाइफ आपको लेके कुछ अलग सोचेगी। अब इन्होंने मेहनत करी, ये बढ़िया पढ़ रहे थे, लेकिन इनको कोई वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ऐसा नहीं सोचता है कि भाई ऐसी सिचुएशन मेरे साथ लाइफ में आएगी कि मेरी परीक्षा के समय कुछ समय पहले मेरे फादर मेरे साथ नहीं होंगे, और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट करके मेडिकल कॉलेज तक जाना। सो दिस इज़ नॉट जस्ट गेटिंग इन टू अ कॉलेज, दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अब इतना जो इन्होंने देखा है, कल को यदि कोई ऊंच नीच होती है लाइफ में, तो ये इंसान उसको अलग तरीके से हैंडल करेगा, क्योंकि लाइफ है ना, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा इंसान जो इस जर्नी से जा चुका है, इन कठिनाइयों से जा चुका है, उसका चीज़ों को देखने के प्रति नज़रिया, तरीका अलग होगा। सो मुझे लगता है कि भगवान चैलेंजेस देता भी उसको है जिसको उसको लगता है कि हाँ ये झेल लेगा, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हिमांशु, काफ़ी इंस्पायरिंग बात रहती है। वैसे मैं काफ़ी समय से हिमांशु को जान रहा हूँ और ये बात मुझे बहुत लंबे समय से पता है, बट स्टिल जब भी मैं रिकॉल करता हूँ चीज़ों को, तो काफ़ी एक इमोशनल बात और काफ़ी ज़्यादा हिला देने वाली बात मुझे लगती है। तो आप लोग अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में बता दो कि क्या चैलेंजेस क्या रहे सबसे, मतलब ऐसा कभी लगा हो कि यार ये सबसे चैलेंजिंग चीज़ रही मेरी लाइफ की? सर एज अ ड्रॉपर इट इज़ वेरी, मतलब लाइक समझ में नहीं आता, लाइक जब पहला अटेम्प्ट हो जाता है एंड यू डोंट नो अभी क्या करूँ मैं, लाइक फॉर अ मोमेंट आई थॉट बीएससी में चले जाते हैं अगर एमबीबीएस नहीं हो रही है। अच्छा, जिस समय पे नहीं हुआ था जी, मेडिकल कॉलेज जी, में, जी। तो ये थॉट्स तो रहते ही हैं यार, बीएमएस बीएचएमएस जी, कर लें जी। या तो बीएससी करके वापस तैयारी करें। क्या होता है, पार्शियल ड्रॉप आजकल बहुत पार्शियल चल रहा ड्रॉप, हाँ जी। है। पार्शियल ड्रॉप ले लें, तो वो थॉट्स नहीं आए कि ऐसा कुछ कर लें? सर बीएससी का था, यस। पार्शियल ड्रॉप तो मतलब आई न्यू माई लिमिट सर, मैं पार्शियल ड्रॉप लाइक टू हैंडल वन डिग्री एंड टू प्रिपेयर फॉर अनदर एग्जाम, आई न्यू मैं नहीं कर पाती। तो पर ये था लाइक मेरे पापा ने मुझे समझा के रखा था कि करना है तो एक ही चीज़ में ध्यान अच्छे से लगाओ, बिल्कुल सही बाकी बात है। ड्रॉप लेना, देयर इज़ नो शेम इन टेकिंग अ ड्रॉप एट ऑल, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो। आपके फ्रेंड्स लाइफ में कहीं पे भी कोई भी कॉलेज ज्वाइन करेंगे, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ड्रॉप लेने में कोई आई एम रिपीटिंग अगेन, कोई देयर इज़ नो कोई शेमफुल बात ही नहीं है, आप ड्रॉप लो। बट लेकिन ये है, ड्रॉप लिया है आपने एक एक्स्ट्रा ईयर डाला है अपने लाइफ का किसी चीज़ की तरफ, तो उसमें आपको डेडिकेटेड रहना है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी डेडिकेटेड, एंड उसके अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। लाइक माई ड्रॉप ईयर सर वॉज very smooth for me, like in comparison to my 11th and 12th, I thought मेरा drop year was very nice, it treated me very well, क्योंकि the things that I did not do in 11th and 12th मैंने वो drop में किया, and that is why it was kind to me, like वो मुझे बार बार rewards दे रहा था। तो that is that, मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है। सही बात है। आप कुछ ऐड करना चाहोगे चेतन? सेम ही है सर, मेरा भी सर, आपका भी मैं drop था? मेरा भी सर ड्रॉप था। हाँ, सर मेरे साथ क्या होता था कौन सा सर? drop था? सर मेरा सब पहला ड्रॉप था। पहला ही ड्रॉप था। सर मेरे सर पिताजी सर गांव में रहते हैं, अच्छा, पहले वाले जब दिया था तब कितने मार्क्स आए थे? तब तो सर मेरे 420 मार्क्स थे सर। तो 420 मार्क्स से 661, यस 67 सर। 667 Yes, कितना sir. जंप हो गया? तो 250 नंबर के आसपास का कुछ जंप हो गया, यस सर, है ना? 257 नंबर का जंप हो गया, 257 है ना? यस सर, तो काफ़ी बड़ा जंप है ये तो। यस सर। सर मेरा जब मैं 12th मतलब 250 प्लस नंबर का जंप, मतलब 420s की रेंज से 667 की रेंज में पहुंचना, दिस इज अ बिग थिंग। Yes, sir. थोड़ा बताओ क्या ऐसा तुमने किया भाई, क्योंकि Sir, मोस्ट same ऑफ द चीज- स्टूडेंट्स अभी जो सुन रहे होंगे वो ड्रॉपर्स होंगे। सर सेम चीज़ जो अभी भूमि ने बोला कि आपको क्लियर रहना होता है कि आपके गोल्स के लिए, मतलब करना है तो करना है। जब से सर मैं 12th में था तो क्या रहता था सर, पापा गांव में रहते थे तो अक्सर काम आ जाता था खेती का सर, जैसे सर गेहूं काटना, बाजरा काटना। तो 10-15 दिन चले गए, ऑनलाइन पढ़ता था उस टाइम, तो 10-15 दिन अगर जब छूट जाए फिर सर दोबारा कंटिन्यू करने का मन नहीं होता था। तो उस चक्कर में मेरा तैयारी उतनी अच्छी नहीं रही, और स्कूल भी जाता था, अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता था मेरे को, डमी स्कूल नहीं था मेरा सर। तो उस चक्कर में सर मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं रही 12th के टाइम। लेकिन जब ड्रॉप के लिए जब मैं जा रहा था सर, मैं सोच लिया था कि ये मेरा आखिरी साल होगा, आखिरी, पहला और आखिरी ड्रॉप है सर। इसके बाद मैं नहीं तैयारी करूँगा, मेरा हो ना हो, इस बार करूँगा, जितनी दम है लगा दूंगा पूरी, उसके बाद नहीं करूँगा। और सर ड्रॉप के टाइम जब मैं तैयारी कर रहा था, सेम एज भूमि सर, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से ही सर मेरे बढ़िया मार्क्स आए।
पूरी साल एकदम स्मूथ रहा एकदम, क्योंकि मैं एकदम, मेरे को पता था कि मेरा यही करने आया हूँ तो और क्या करूँगा यहाँ, जब तैयारी करने गया हूँ तो बस तैयारी करूँगा और कुछ किया ही नहीं सर मैंने। ऐसा नहीं मतलब पढ़ाई भी करी, मस्ती भी खूब करी, पर कभी टेंशन नहीं लिया कि होगा कि नहीं होगा। मेहनत कर रहे हैं तो सर अपने आप होगा सर। अरे बिल्कुल हुआ ना, नतीजा Yes, sir. निकला उसका, है ना। बहुत बड़ी बात है भैया, 250 प्लस नंबर का जंप करना आपके 12th से सीधे ड्रॉप ईयर में, दिस इज़ वेरी गुड थिंग, नाइस। आप लोग कुछ ऐड करना चाहोगे इस बात पे? आ जाओ इधर, आ जाओ, बताओ। सर मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। तो सर मतलब कि मैंने 8 से मतलब पूछते थे टीचर की क्या बनना है, तो उस टाइम ऐसे ही बोलते थे कि डॉक्टर बनना था। अच्छा, मतलब कोई डिसाइड नहीं था कि बनना ही है, बस कह फिर देते थे। कह देते थे कि ये और बनना करके है। दिखा दिया, फिर उसके बाद कह दिया, फिर करके दिखाया। Yes, बहुत sir. बढ़िया। फिर उसके बाद सर 10th में आया, तो उसके बाद एग्ज़ाम हो गए 10th के, हाँ। बोर्ड्स के ख़त्म। तो उसके बाद 2 सब्जेक्ट मैथ्स पसंद था मेरे को और साइंस भी, मतलब बायोलॉजी में। तो मैंने कहा कि मेरे घर वाले भी चाहते, मेरे घर वाले बोल रहे थे तुमको जो लेना है ले लो। मुझे लगा कि सर इंजीनियर इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरे भैया भी मतलब मैथ्स से थे, तो वो बोलते थे कि मेरे बहुत सारे इंजीनियर के फ्रेंड्स हैं, तो वो ऐसे ही जाते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ नहीं होता, तो मैथ्स मत लेना। तो फिर मेरे को बायो भी अच्छा लगता था, इसलिए मैंने बायो ले लिया। तो सर बायो ले लिया, और शुरू से मतलब नीट के बारे में मेरे को मालूम था, पर मेरा ऐसा था कि मैं 12th के बाद जाऊंगा कोचिंग करने। पर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था सर, एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ता था। तो उधर क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही कराती है। तो उसमें क्या रहता है कि वो लोग पूरे ऑल ओवर एमपी से 100 बच्चों को चुनते हैं नीट, जेई और क्लैट की कोचिंग कराने के लिए, कॉमर्स वालों के लिए वो। तो वो एग्ज़ाम दिया था मैंने, और मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं इंदौर आ गया था सुपर 100 की इस योजना के तहत। तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, और हमारा हॉस्टल था, डमी स्कूल कह सकते हैं, डमी तो नहीं है, उसे रेगुलर जाना रहता है, लेकिन हम लोग नहीं जाते थे। तो और हॉस्टल में रहना खाना बना दिया था डमी उसको। यस सर, रहना खाना फ्री था। तो कोचिंग वो लोग गवर्नमेंट से हम लोग स्कॉलरशिप के थ्रू मिलने वाली थी, पर उसमें टाइम लग गया, 2 महीने बाद हमें कोचिंग मिली। तो उस टाइम पे मैंने मतलब कि अब सर आ गए थे तो पढ़ाई करनी थी, और नवंबर 2022 में आए थे, 11th आधी बीत चुकी थी। तो सर 4 महीने बचे थे, तो मैंने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो पहले अलग सर के पुराने वीडियोस, फिर उसके बाद सर वो बैच पता चले कंपटीशन वाला, उससे लेक्चर्स देखते थे। तो सर वहाँ कैसे करके 11th का पूरा सिलेबस ख़त्म किया, सिर्फ लेक्चर्स देख के 1 शॉट देखता था। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को बैच लेना पड़ेगा, बिना बैच के नहीं होगा, क्योंकि सर जब मैं पढ़ता था तो मेरे को पता ही नहीं चलता था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे करना है। तो फिर उसके बाद मैंने 12th का बैच लिया, और सर 12th का बैच लिया, और उसमें शुरू में नंबर नहीं आते थे सर, शुरू में 5-6 टेस्ट नहीं आते थे, तो मैं परेशान था। टेस्ट के बाद नंबर आने लगे थे? 5-6 के बाद आते थे। 5-6 टेस्ट तक तुम्हारे ढंग के नंबर नहीं नहीं आए, आए। उसके बाद फिर आने लगे हाँ थे। सर। हाँ बढ़िया, क्या दिक्कत? ढंग के नंबर मतलब सर 550 की रेंज में रह जाते थे, और मेरे को हमेशा रहता था कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा ले आ सकता हूँ। ये फिर अंदर से feeling हाँ, आती अंदर थी। से फीलिंग आती थी कि इससे और बेटर कर तुम्हारे सकता मॉक हूँ। में कितने नंबर आते थे? सर मेरे सर मार्क्स तो अच्छे आते थे सर ड्रॉप ईयर में, हाँ लेकिन सर उसका कारण ये है कि जब मैं 12th के टाइम तैयारी कर रहा था, हाँ। मैंने काफ़ी सारे टेस्ट छोड़े, और मेरे को समझ आ रहा था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। लेकिन सर एक बार टेस्ट छूट गया, फिर कंटिन्यू करने का मन ही नहीं होता था सर। तो टेस्ट छोड़ने की सर दोबारा सर दोबारा कंटिन्यू करने का मन ही नहीं होता था। तो जब मैं ड्रॉप ईयर के लिए जा रहा था सर, मैं ये सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो ना हो, लेकिन मैं अपना काम डेली ख़त्म करूँगा, और मेरी तैयारी हो पूरी हो पाए ना हो पाए, लेकिन मैं टेस्ट सारे दूंगा। बहुत बढ़िया। कितने अराउंड कितने नंबर आते थे तुम्हारे मॉक टेस्ट में? मेरे सर 670, 680, 695। यस नाइस यार, बहुत बढ़िया। तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने आते थे? सर मैंने पीक किया था, सो 680s में ही किया है मैंने। 680? हाँ जी, हाँ जी। हाईएस्ट स्कोर कितना मॉक में बता रही हो? 680 गया था। जी जी। तुम्हारा हाईएस्ट कितना गया था मॉक में? 705 गया था। हाईएस्ट कितना गया था? 705 गया था। 705? यस सर, वो फुल टेस्ट था। नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। और तुम्हारे कितने जाते थे उस टाइम पे? तो थोड़ा अलग फुल टाइम पे पर मेरे को 670, 660, 70 660, 670। 450, 450 भी आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो तो डिपेंड भी करता है यार कि पेपर किस लेवल का बन रहा है।
सही है, चलो बहुत बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया डिस्कशन रहा आप लोगों के साथ, है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आई होप कि गाइज आप लोगों को मज़ा आया होगा अपने सीनियर से बात करके। और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन यदि हो तो आप लोग टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। और भी किसी को यदि कोई बात पूछनी हो तो आप टेलीग्राम पे भेज देना, मैं इन लोगों तक पहुंचा दूंगा। आप लोग वॉइस नोट या मैसेज भेज देना उस पर, ठीक है। चलो, तो एक बार स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको हमारी एक लाइन है, जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, ठीक है। तुम तो बोल चुके हो पहले भी मेरे साथ, है ना। तो चलो चलो गाइज, तो एक साथ बोलना है गाइज। आपके हर बार आप मेरे मुंह से सुनते हो, टीचर के मुंह से। आज आपके सीनियर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो MBBS कर रहे हैं, दे आर लिविंग द ड्रीम लाइफ, तो वो भी आपको यही बात कहेंगे कि या तो जान लगा दो या जाने दो, और जाने हम देंगे नहीं। तो गाइज जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और इसको ज़रा ऑफ कर दें। ये देखो इन्होंने क्या किया पीछे। बिहाइंड द सीन्स दिखाओ इनको। ऐसे ऐसे आ रही थी। अरे ये देखो, ये भाई अभी यहाँ पे क्या हालत हो रखी थी, इन्होंने पूरा ये ऐसा कर दिया था। जो किताब का नाम इनको इधर आ जाओ तुम, ये तुम कर कैसे रही थी ये बताओ। क्या मतलब ऐसे हाथ मार रही थी इस पे? नहीं कुछ नहीं था सर, मैं कह रही सर कुछ है। क्या कुछ है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। 4 नंबर पे लिखी हुई है तो वहीं बार ये इधर ये लड़की यहाँ पे खड़ी थी, इसको जिस किताब का नाम पसंद नहीं है, धीरे से इसने जो है ये ऐसे कर दिया। यही चल रहा था ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज़ें बिहाइंड द सीन में आ गई है तुम्हारी। ओके गाइस, थैंक यू।